हेलो बच्चों। देखिए, इस चैप्टर में अपन बहुत आगे तक जा चुके हैं और देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि अपना चैप्टर जो है वो 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, बायो सावर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो अपन ने डिस्कस किया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एम्पियर, एम्पियर का नियम। ठीक है, तो ये एम्पियर का नियम भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर वास्तविकता में एक साइंटिस्ट हैं, ये आप सभी को पता है। 10वीं में आपने इसके बारे में डिस्कस भी किया है ना। V बराबर आप IR लिखते थे, फिर I का मात्रक जो है, धारा का मात्रक आपने एम्पियर लिखा था, जो अपने 12th में भी डिस्कस किया है। तो बच्चों, एम्पियर एक साइंटिस्ट हुए और बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन थे। ये ध्यान में रखिए ना, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था। एग्जैक्ट अगर सब्जेक्ट देखें तो उनका मैथमेटिक्स ही था। और इस चैप्टर में आप जब आगे जाएंगे तो आप एक चीज पढ़ेंगे, सोलेनॉइड, मतलब परिनालिका। परिनालिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो एम्पियर ही थे। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई भी हैं जो कि आगे जाकर के बहुत यूजफुल रही। परिनालिका का उपयोग तो मैं आपको बताऊंगा भी, आपने ये कभी ना कभी यूज किया होगा। चलिए देखते हैं, तो एम्पियर का नियम क्या है। पहले तो इसको लिखना समझे, फिर समझ तो आसानी से लेंगे, चिंता न करें। तो पढ़ना, उसे कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर ने जो कार्य किया है वो समझिए। उन्होंने बताया कि B.dl सदिश और उसका क्या समाकलन, और ये बद्ध समाकलन है। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है और डीएल के सापेक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया, सॉरी एल के सापेक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसे कौन सा बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बोलेंगे। बराबर क्या बच्चों, ये होता है बच्चों म्यू नॉट, मतलब निर्वात की चुंबकशीलता, तथा समीशन आई, धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के तुल्य होता है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि एम्पियर के नियमानुसार किसी परिबद्ध क्षेत्र से या किसी परिबद्ध पाश से या किसी परिबद्ध पाश का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिबद्ध पाश में उपस्थित धाराओं या उस परिबद्ध पाश से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। चलिए, अब मैं इसे थोड़ा सा और तरीके से बता देता हूं। ये क्या होगा, तो आप लिखेंगे, निर्वात के लिए हम काम कर रहे हैं, ध्यान में रखें। तो हम लिखेंगे निर्वात, एम्पियर के नियमानुसार निर्वात में किसी बंद पाश, परिबद्ध पाश को अपन क्या लिख सकते हैं, बंद पाश, किसी बंद पाश से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस बंद पाश से परिबद्ध संपूर्ण धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब किसी बंद पाश के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पाश से परिबद्ध संपूर्ण धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के तुल्य होता है। ये किसने बताया था, एम्पियर ने बताया था। अब एम्पियर का नियम कैसे यूटिलाइज करें वो समझने वाली बात है। और इसके साथ में एक ये जो चीज है ना बच्चों, ये वाली चीज, इसे एक वर्ड से परिभाषित भी किया जाता है। इसे कहा जाता है चुंबकीय, ये ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण किसे कहते हैं, B.dl को कहते हैं। ये पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ही क्या कहलाता है बच्चों, उसका चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहलाता है। ये ध्यान में रखिएगा।
अब देखो थोड़ा समझिए ये क्या है, तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बहुत आसानी से निकाला जा सकता है एम्पियर के नियमानुसार, है ना। कैसे, लेट सपोज करो ये कोई धारावाही चालक है, समझना इस चीज को। इस धारावाही चालक के अंदर धारा बह रही है I, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा लंबवत लाइन खींचनी है उस बिंदु से उस तार तक के लिए, ठीक है। वो तार से टच हो जाएगी, मतलब टच होने का मतलब क्या है, आपको कल्पना करनी है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिज्या मानकर आपको एक, जैसे गाउस का नियम अप्लाई करते थे ना अपन, एक काल्पनिक पृष्ठ को मानते थे, यहाँ पे आप काल्पनिक पाश बनाएंगे, है ना, एक लूप बनाएंगे, काल्पनिक लूप बनाएंगे, जिसे एम्पियर का लूप भी कहते हैं, एम्पियर का लूप। और ये भी काल्पनिक है, ये बात ध्यान में रखें। जिस तरीके से गाउस का जो क्षेत्र था वो काल्पनिक था, है ना, उसी तरीके से गाउसियन सरफेस जैसे काल्पनिक होती है, वैसे एम्पियर का लूप भी क्या है, काल्पनिक है, ये बात ध्यान में रखें। अब आपने एक ये एम्पियर लूप बना दिया। अब इस एम्पियर लूप में कितनी धारा जा रही है, समीशन आई, समीशन आई का मान यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया। इसको किससे गुणा कर देंगे, म्यू नॉट से गुणा कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट डी एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ये बात। फिर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर देखिए धारा ऐसे जा रही है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर होगी। तो आपने क्या करना है, यहां पर एक अल्पांश काटना है, डीएल, ठीक है, ये डीएल अल्पांश आपने काटा, ठीक। अब ये डीएल अल्पांश कैसे काटा जाएगा, ओके ऑलराइट। देखिए ये आपने क्या माना, ये धारा है ना, ये एक तार है जिसमें धारा जो ऐसा ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। तो आपने इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, पी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, ऐसा एक एम्पियर का लूप बना लिया। ये एम्पियर का लूप है, ये जो मेरे हाथ में जो कड़ा है वो एम्पियर का लूप है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस एम्पियर लूप के ऊपर क्या काटना है, एक अल्पांश काट लेना है, ठीक है। तो आपने ये धारा ऐसे जा रही होगी, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। तो आपने क्या किया, ऐसा एक इसके ऊपर छोटा सा अल्पांश काट लिया, ये छोटा सा आपने अल्पांश काटा। अब इस अल्पांश की डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे ही आपने ये डीएल अल्पांश काटा, तो डीएल अल्पांश की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसा स्पर्श रेखा खींचो आप, ठीक है, इसी तरीके से होगी। तो ये डीएल अल्पांश के लिए दिशा ऐसी होगी, ठीक है। और इस धारावाही तार के कारण, इस धारावाही तार के कारण इस यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तुमने बोला अंगूठा ऐसे रखो, चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा जा रहा है, ऐसा। आप रख के देखिएगा, कड़ा ले लीजिएगा हाथ में, आपको पता चलेगा ऐसा जाएगा। दोनों डीएल की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों ही एक ही दिशा में प्राप्त होंगी बच्चों, ये बात ध्यान में रखें, ठीक। तो इस केस में हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी। तो हमने बोला कि अगर ये डीएल था तो डीएल की डायरेक्शन डीएल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में, अब आसानी से काम किया जा सकता है, ठीक है। डीएल किसकी है, दूरी किसकी है, ये बात और ध्यान में रखें। डीएल इस तार की लंबाई नहीं है, डीएल लंबाई है किसकी, एम्पियर का जो लूप आपने लिया है उसकी लंबाई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे वहां पे डीएस क्या था, जो क्षेत्रफल किसका था, गाउसियन सरफेस के लिए देखा जाता था, वो ध्यान में रखें। ऐसे यहाँ पे डीएल क्या है, एम्पियर लूप की लंबाई है जो हमने ली है, ठीक। तो एम्पियर लूप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरीके से गाउस का नियम में अपने गाउस का सरफेस देखा था कि उसको किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, वैसे ही यहाँ पे एम्पियर का लूप है, उसे भी इस तरीके से चूज करो कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, ठीक है। एम्पियर का लूप सामान्यतः इस तरीके से लिया जाता है कि या तो बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में है, मतलब दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, या फिर बी और डीएल इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो। सामान्यतः लेने का तरीका यही होता है, ठीक है। या फिर ऐसा पाश लें जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह क्या हो, समान हो, ठीक है। ये चूज करने का पैटर्न है कि या तो ऐसा पे एम्पियर लूप बनाना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो। दूसरा तरीका क्या है, हमें ये देखना है कि आपका बी और डीएल के मध्य कोण 0 डिग्री हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो, या फिर ऐसा कि दोनों 90 डिग्री के कोण पे हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। ये 3 चीजें अपन देख सकते हैं, इनमें से कोई 2 क्राइटेरिया अगर आसानी से फुलफिल कर जाते हैं तो हमारा काम बैठ जाता है, ठीक है। चलिए
तो ये एम्पियर का नियम था। तो मैंने आपको बता दिया चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के अंदर अगर एम्पियर का नियम आता है, सबसे पहले ये उतारना बच्चों, सबसे पहले आप ये उतारेंगे, उसके बाद में परिभाषा लिख करके आना। ये बात सदैव ध्यान में रखें। इससे फायदा क्या होता है, उसका दिमाग यहाँ पर ही चला जाता है कि बच्चे को आता है, फिर वो ज्यादा गौर नहीं करेगा आपकी थ्योरी पे, फिर वो टिक निकाल देगा, 1 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये हो गया होगा। अब इसी के अंदर हम आगे और क्या समझ सकते हैं, तो इसके अंदर एक चीज और है बच्चों। यहां पर अगर हम इस चीज को ऐसा देखें, समझना इस चीज को, कि कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, मैं गाउस के नियम में जा रहा हूं। गाउस के नियम में क्या था बच्चों, E.ds बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र 0 है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है, ऐसा बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उस बिंदु पर क्या 0 हो, विद्युत क्षेत्र 0 है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना समझा रहा है कि वहां पर फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 है। विद्युत क्षेत्र का 0 होना, विद्युत क्षेत्र का 0 होना जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि वहां पे विद्युत क्षेत्र शायद 0 हो भी, चाहे नहीं भी हो, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वहां पे फ्लक्स 0 है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है। ठीक, ऐसा एम्पियर का नियम भी है कि अगर B.dl का मान 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। ये नहीं है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस पाश से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या है, 0 है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण 0 है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र 0 है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, बस ये आप कह सकते हैं कि अगर ये 0 है, इसका मतलब उस पाश से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, समीशन I बराबर 0 है, इस कारण B.dl बराबर 0 है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण 0 है, अथवा उस पाश से प्रवाहित या उस पाश से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना है, 0 है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें आप। फिर एक और चीज जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, नेक्स्ट, ये अपन वैसे नेक्स्ट 8वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रख लीजिए। यहां पर अगर μ0 का भाग लगा दिया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, समाकलन B डिवाइडेड बाय μ0 बराबर समीशन I। B डिवाइडेड बाय μ0 एक और फिजिकल क्वांटिटी, एक और भौतिक राशि होती है। ये भौतिक राशि है चुंबकन क्षेत्र। B है चुंबकीय क्षेत्र और ये है चुंबकन क्षेत्र। इसे H से प्रदर्शित किया जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और ये आप पढ़ेंगे, ये आप अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी एम्पियर का ही नियम है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण या चुंबकन क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पाश से संबंधित समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होती है। ये थोड़ा सा बोलने में सिंपल लगा आपको, ठीक, लेकिन एग्जाम में आए तो आपको यही लिखना है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना, और उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नहीं है लेकिन ऐसा ऑप्शन है, तो फिर आपको समझ आना चाहिए, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो पता चल गया इसे क्या बोलेंगे, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण बोलेंगे, और इसे चुंबकत्व विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। चुंबकत्व वाहक बल, विद्युत नहीं आएगा, वाहक बल, इसे चुंबकत्व वाहक बल भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण या फिर चुंबकत्व वाहक बल भी इसे ही कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं B.dl बराबर μ0 समीशन I, ये आपको पता चल गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अब समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्पियर का नियम किसी माध्यम में लिखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर समझ लीजिए जब भी माध्यम की बात की जाती है तो फिर ये B.dl तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा बच्चों, है ना, बराबर में μ0 के साथ में और कौन आ जाएगा, μr आ जाएगा, और समीशन I तो ऐसा का ऐसा। μ0 इंटू μr क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ म्यू, अरे यही होता है ना, यही तो बताया मैंने। चलो, अगर मैं आपसे μr का मात्रक और विमा पूछूं तो क्या होगा,
म्यू आर क्या है? किसी भी माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता, है ना। और म्यू आर एक मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये था एम्पियर का नियम। अब इस एम्पियर के नियम से हम सबसे पहला जो डेरिवेशन देखेंगे और आज सिर्फ इसी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, वो है किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू के कारण, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलिए, मेरे को किसी ने बोला कि आप जब पढ़ाते हो तो हंसते नहीं हो। मेरे को ऐसा लगता है जितना मैं हंसता हूँ उतना कोई हंसता नहीं है। चलिए, ओके, तो डिस्कस करें बच्चों इस चीज को कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक चालक तार बनाना पड़ेगा और चालक तार की लंबाई को अनंत प्रदर्शित करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है अनंत प्रदर्शित करने का? ऊपर भी डॉट 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 लगाएं और नीचे भी क्या लगाना है? डॉट 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 लगाना है, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ये धारा जा रही है, चलिए, अब अगर धारा जा रही है इसके अंदर से ऐसा, और हमें इस बिंदु पर, मतलब यहां पर कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप? एक तो सीधी लाइन खींचोगे ऐसा, ठीक है, और उसे आपको क्या मान लेना है? त्रिज्या R मान लेना है। इस त्रिज्या को R मान करके आपको क्या बनाना है? एक एम्पियर का पाश बनाना है, एम्पियर लूप बनाना है। ऐसा हमने क्या बना दिया? एम्पियर लूप। और इस एम्पियर लूप में जितनी धारा आ गई, वो कितनी धारा आ रही है? I आ रही है। ठीक, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना ही समझाते हो, आगे नहीं समझाते हो। चलो, एम्पियर लूप का मतलब आप देखो क्या होगा। इसमें समीशन I कैसे देखा जाएगा? तो हम बोल रहे हैं कि ये अगर धारा एक ऐसे जा रही है, दूसरी भी ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे जा रही है, ऐसे चार धाराएं हैं। एक है I1, दूसरी है I2, तीसरी है I3, ये है I4। तो समीशन I क्या होगा? तो मैं ये समझता हूं कि इतना कॉमन सेंस आप सभी के पास में था कि जो धाराएं एक दिशा में है और ज्यादा है उनको प्लस के साथ में लिख दो, जो विपरीत है उसको माइनस के साथ में लिख दो। तो I1, I2 और I4 एक ही दिशा में जा रही थी, इसलिए हमने इनको प्लस के साथ में लिख दिया, और जो विपरीत दिशा में जा रही है उसे माइनस के साथ में लिख दिया। खत्म हो गया किस्सा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इस तरीके से समीशन I कैलकुलेट किया जाता है। आवेशों वाला ही केस है बच्चों, बस आवेश में दिशा नहीं देखते थे हम। चलिए, अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको इस पर एक अल्पांश बनाना पड़ेगा, या ऐसा है ना, ये DL अल्पांश, और इस DL अल्पांश की दिशा देखनी पड़ेगी। तो आंसर है ये DL अल्पांश ऐसे जा रहा है अंदर की ओर। ठीक है, और इसी के साथ में जब हम चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे धारा जा रही है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ की ओर जा रहा है? अंदर की ओर। अब अंदर की ओर तो दिखा नहीं सकते, तो यही ऑप्शन है आपके पास में। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दोनों की दिशा एक ही है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया है। डन हुआ ये। चलिए, अब काम करना चालू करें, किस तरीके से कार्य करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये चीज इतना तो आपको पता चल गया होगा। ये डायग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए आगे अपन किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने बोला कि एम्पियर के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? एम्पियर के नियमानुसार। चलो, एम्पियर का नियम क्या बोल रहा था? समाकलन
बी डॉट डी एल बराबर, निर्वात की बात करें तो म्यू नॉट समीशन आई। देखो ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, जहां दूरी अपन डी लिया करते थे। ठीक है, यहां पर जब आप सोल्व करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा, दूरी देखो 2πr आएगा। ठीक है, डी की जगह आर आएगा। किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हुए लिखा कि भाई ये जो डॉट है इसको हटाएंगे तो कोस थीटा लगाएंगे, और सदिश हटा दो, हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कोस, और थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। बच्चों 90 मत उठा कर ही लिख देना। आप बोलोगे सर आर और डीएल के बीच में 90 डिग्री का कोण, हम तो वही लिखेंगे, नहीं, कोण किसके बीच में है, बी और डीएल के बीच में, और दोनों एक ही दिशा के अंदर है। ठीक है, तो कोस 0 आएगा। बराबर में क्या बच्चों, म्यू नॉट समीशन आई, और समीशन आई को अगर आप देखोगे तो बंद पास से सिर्फ और सिर्फ आई धारा ही संबंधित है, इसलिए हमने आई लिख दिया है। ठीक है, फिर कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा क्या भाई, बी और डीएल बराबर क्या, म्यू नॉट आई। बंद लूप मत भूलिएगा, बंद पाश आपको लेकर के ही चलना है। फिर बी को बाहर निकाला और समाकलन किया किसका, डीएल का, बराबर में क्या, म्यू नॉट आई। अब ये चीज आपको पता है डीएल क्या भाई, हमने बोला कि ये इस एम्पियर लूप की लंबाई है। एम्पियर लूप की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब 2πr। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख देना है, b, और यहां पर लिखेंगे 2πr बराबर में क्या बच्चों, म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। गौर करो, बायो सावर्ट से जो डेरिवेशन जितनी बड़ी निकली थी वो यहाँ एम्पियर के नियम से 7 लाइन में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पूरी सी 7 लाइन नहीं है, नहीं, 3 और 3 ये तो 6 लाइन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हम क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से बहुत इजी पड़ता है। देखा जाए तो बोर्ड में ये सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो नॉर्मली ये सवाल पूछा ही जाता है। फिर दूसरा इसके अंदर क्या पूछ सकता है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं अभिष्ट बिंदु के मध्य दूरी आर, ठीक है, के मध्य ग्राफ बनाए। तो आपको पता है बी और आर दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, यहाँ पे पता चल रहा होगा ना। चलो मैं इधर देखता हूँ, डायग्राम के नीचे देख लेते हैं। बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी बी और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा भाई, बी इस तरफ लिख देते हैं, आर इस तरफ लिख देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ सभी को पता है। चलिए, और अगर बी और 1/r का ग्राफ होता तो, बी और 1/r का ग्राफ होता तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 1/r के तो समानुपाती है भाई, समानुपाती, तो फिर समानुपाती वाला ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। और बच्चों आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद में एक डेरिवेशन मतलब 2 या 3 लेक्चर के अंदर अपन पूरा एम्पियर का पार्ट और उसकी एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।